सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशंस ऑफ द स्पेसिमेन पेपर फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स फॉर सेमेस्टर 2। तो बेसिकली तुम्हारा जो HCG पेपर 1 है, यानी कि हिस्ट्री सिविक्स का पूरा स्पेसिमेन पेपर, जो कि ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि तुम्हारा 40 मार्क्स का होने वाला है। डेफिनेटली यू नो दिस। टाइमिंग तुम्हारा 1.5 आवर रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर जरूर से जरूर सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन पेपर इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 इज कंपलसरी। पार्ट 1 में बेसिकली तुम्हें 10 मार्क्स का MCQs मिलेगा और बाकी 30 मार्क्स है वो तुम्हारा थ्योरी पोर्शंस होगा, तो उसको भी लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाउ लेट्स डिस्कस विथ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में तुम्हें चूज द करेक्ट ऑप्शंस मिला है, चूज द करेक्ट आंसर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसीडियर टू रिमूव द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड। सो द प्रोसीडियर विच इज टू रिमूव द प्रेसिडेंट इज इम्पीचमेंट। So impeachment, that is option A is correct answer. Moving ahead to the next one, that is 2, the term of office of the vice president. So the term of office of vice president, it will be 5 years. So option A is correct. Moving ahead to the third one, third question is the dash is considered to be the leader of the Lok Sabha. So who is the leader of Lok Sabha? Prime Minister is the leader of the Lok Sabha. So option D will be correct. Next one, that is question number 4. Question 4 is the power of the Supreme Court to review laws passed by the Union Legislature is. So this is judicial review, because to review the laws. So ये होगा judicial review. That means option D is correct. So here I would like to recommend you a book for your history civics, particularly for semester 2. So this is the ICSE sample question paper for your class 10 semester 2 for history civics. Now ये वाला बुक मैं तुम्हें क्यों recommend कर रही हूँ particularly history civics के लिए? ये वाला बुक तुम definitely बाई कर सकते हो और इस बुक में डेफिनेटली लेट मी टेल यू सम ऑफ द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस बुक। मैंने अच्छे तरीके से गो थ्रू किया इस बुक में और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, यू कैन सी द टेबल ऑफ कंटेंट्स। यहाँ पर तुम्हें माइंड मैप्स मिलेगा। माइंड मैप्स क्या है? माइंड मैप इज देयर फॉर क्विक रिविजन ऑफ ऑल द चैप्टर्स। जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द सिलेबस गिवन। अब यहाँ पर माइंड मैप इज हियर, दिस इज द माइंड मैप फॉर हिस्ट्री। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, सारे चैप्टर्स का माइंड मैप्स दिया है ताकि तुम एक क्विक रिवीजन कर सको पूरा चैप्टर का जस्ट में, सो दैट यू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। पॉइंट वाइज मैनर में यहाँ पर क्विक रिवीजन के लिए दे रखा है। जस्ट बिफोर द एग्जाम्स यू कैन गो थ्रू द माइंड मैप्स। बिसाइड्स दिस यहाँ पर तुम्हें ऑन टिप नोट्स मिलेगा। ऑन टिप नोट्स, ये नोट्स तुम्हें बहुत हेल्प करेगा प्रिपरेशंस के लिए फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। यहाँ पर अच्छे तरीके से सब कुछ दिया हुआ है। नोट्स शॉर्ट रिविजन नोट्स है और ये सारा नोट्स डेफिनेटली पॉइंट वाइज मैनर में तुम्हें, इस बार सब्जेक्टिव पेपर है तो पॉइंट वाइज मैनर में तुम्हें सारा लिखना है आंसर्स को। तो तुम ये सारा पॉइंट्स लिख सकते हो, लाइक कॉजेज क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ये सब चीज़ दिया है, डेट्स दिया है। सो एवरीथिंग इज देयर गिवन प्रॉपरली इन दिस बुक। सो डेफिनेटली यू कैन यूज दिस बुक फॉर योर सेमेस्टर 2 प्रिपरेशंस। इट विल हेल्प यू अलॉट। एंड बिसाइड्स दिस यहाँ पर तुम्हें 5 सैम्पल पेपर्स मिलेगा विथ 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर्स। तो ये जो 5 सैम्पल पेपर्स है, सॉल्व सैम्पल पेपर्स तुम्हें मिल जाएगा, प्लस इसके साथ साथ 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर्स मिलेगा। तो ये बेसिकली तुम्हारा सैम्पल पेपर है, यहाँ पर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। सो देर आर 5 सैम्पल पेपर्स एंड इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की माइंड मैप्स है, दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट फॉर योर प्रिपरेशंस। सो इस बुक का लिंक मैंने तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तुम डेफिनेटली हिस्ट्री सिविक्स के लिए ये वाला सैम्पल पेपर ले सकते हो। Moving ahead to the 5th question, the High Court judges are appointed by the, so High Court judges, they are appointed by the President. So option A will be correct, that is the President. Moving ahead to question number 6. Question 6 is, which of the following was not a common ideology of the dictators? So which is not a common ideology? तुम्हें उस पर टिक करना है। सो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज फेथ इन कम्युनिज्म। दिस इज नॉट एन आइडियोलॉजी। ये वाला भी था टोटलिटेरियन रूल, फेथ इन टोटलिटेरियन रूल एंड वन पार्टी एंड वन लीडर, एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। बट फेथ इन कम्युनिज्म, दिस वॉज नॉट द आइडियोलॉजी ऑफ द डिक्टेटर्स। उसके बाद नेक्स्ट वन,
दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ कंसिस्ट ऑफ डैश जजेस. सो इट विल बी 15. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 15 जजेस. There are 15 judges in ICJ. Moving ahead to the next one, question number 8. The non-permanent members of the Security Council, they are elected by the members of dash. So they are elected by the members of the General Assembly. So option number A is going to be the right answer. Next one, that is question 9. Second last question of part 1. The Treaty of Versailles or Versailles, whatever you call it, mandated Germany to pay a war reparation of, it will be $33 billion. You have to remember the amount. MCQ में definitely इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हमारे सेमेस्टर 2 के लिए. सो तुम्हें माइन्यूट डिटेल्स भी, छोटा डिटेल्स भी याद रखना है फॉर योर MCQ. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 1, देन वी विल मूव ऑन टू पार्ट 2. सो लास्ट क्वेश्चन इज, which of these countries was not part of the Berlin-Rome-Tokyo axis? So which of these countries? France will be the correct option. Germany होगा, Italy होगा and Japan भी होगा. So option D is correct, that is France. Moving ahead to the next one. अब यहाँ पर तुम्हारा पार्ट 2 में 2 sections है, सेक्शन A, सेक्शन B. सेक्शन A में तुम्हें क्या करना है? Any one question from this section तुम्हें attempt करना है. So सेक्शन A से any one करना है. उसके बाद we will proceed to section B. सो सेक्शन 1 में वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस, डोंट वरी. चाहे वो कंपलसरी हो, चाहे तुम्हें 1 क्वेश्चन करना है या फिर 2 क्वेश्चंस करना है, लेकिन हम पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं. बिकॉज चॉइस तुम्हारे ऊपर है, लेकिन आई विल बी सॉल्विंग एवरीथिंग. तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन 2 क्या है. नाउ इसमें आई विल बी टेलिंग यू द आंसर्स. सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द इंडियन यूनियन is vested in the President of India. In this context, answer the following questions. First question क्या है? Give any 2 reasons for the indirect election of the President. So why the President is elected indirectly? So इसका तुम्हें reasons देना है. तो यहाँ पर 2 reasons देना है. देखो सबसे पहला reason क्यों why President is not elected directly, rather we prefer to choose the President indirectly. सबसे पहला कि direct election of the President, it will lead to the loss of time, energy and money. If President will be elected directly, so in that particular case there will be loss of time, energy and money. And दूसरा जो कि reason है, that is if the President would be elected directly by the people, he may have become a rival center of power to the Council of Ministers. So these are the 2 reasons you can write. उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन टू डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. ये डिस्क्रिशनरी पावर्स डेफिनेटली तुम बुक से चेकआउट कर सकते हो सिविक्स का पोर्शन में. डिस्क्रिशनरी पावर्स, लेट मी टेल यू 2 डिस्क्रिशनरी पावर्स. पहला डिस्क्रिशनरी पावर यू कैन राइट डिसॉल्विंग द लोकसभा व्हेन द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस. एंड दूसरा जो कि तुम डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर लिख सकते हो ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट इज डिलेइंग द असेंट टू बिल्स passed by the parliament. So these are the 2 discretionary powers of the president. Third one, mention any 3 legislative powers of the president. अब यहाँ पर discretionary powers के बाद legislative powers तुम्हें बताना है 3 of the president. पहला legislative power of the president, you can write the president can issue ordinances when the parliament is not in the session. Second, you can write second legislative power, the president has the power to dissolve the Lok Sabha. This is the second. And third one you can write, the president nominates 12 members to the Rajya Sabha and 2 members of the Anglo-Indian community to the Lok Sabha. So these are the 3 legislative powers which you can write of the president. Otherwise you can also follow your book and you can write some other answers, some other points. Now next one is question number 4. Name the 3 kinds of emergencies that can be proclaimed by the president. So what are the 3 kind of emergencies? पहला हो गया national emergency, national. Second one is constitutional emergency, constitutional. And the third emergency which can be declared by the president is financial emergency. So these are the 3 kind of emergencies. Moving ahead to the next one of question 3. You need to do any one, but I am solving for you. I am solving question 3 also.
So the Supreme Court is the head of the entire system of judiciary. In this context, answer the following questions. First one is, mention any 2 qualifications required by a person to be the judge of the Supreme Court. सो डेफिनेटली तुमने ये वाला सिविक से डेफिनेटली पढ़ा होगा. सुप्रीम कोर्ट का जजेस जो होता है उन लोगों के लिए व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड. यू नीड टू राइट एनी 2 क्वालिफिकेशंस. फर्स्ट क्वालिफिकेशन यू कैन राइट ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. दैट मीन्स दे शुड बी एन इंडियन सिटीजन. And second, you can write he or she should have been a judge of the High Court or of 2 or more such courts for at least 5 years. So these are the 2 qualifications. There are more qualifications given in your book. Definitely you can write some other point also. No problem. उसके बाद second question, who appoints the judges of the Supreme Court? So the judges of the Supreme Court, they are appointed by the President. Keep this thing in mind. And then what is their term of office? So what is the term of office of the judges of the Supreme Court? 65 years. Remember this? 65 years. उसके बाद third question, mention any 3 cases which comes under the original jurisdiction of the Supreme Court. So original jurisdiction अच्छे तरीके से पढ़ लेना, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है. अब यहाँ पर 3 cases क्या है जो कि original jurisdiction के अंदर आता है. First is dispute. First point you can write dispute between the government of India and 1 or more states. Second, you can write dispute between 2 or more states. And third, you can write in case of enforcement of fundamental rights. So these are the 3 points which you can give. 3 cases of the original jurisdiction. उसके बाद fourth question of question 3. Why is the Supreme Court called the Court of Record? देखो, there are several reasons why Supreme Court is called or considered as the Court of Record. First point is it has to keep the record of all the important cases that are conducted in India. So Supreme Court के पास सारा रिकॉर्ड रहता है, इसीलिए उसको बोला जाता है Supreme Court is also called the Court of the Record. Second point you can write its decisions once taken are binding upon it. So these are the 2 reasons you can give for this particular question. उसके बाद moving ahead to section B. Section B में तुम्हें any 2 questions करना है. It's clearly mentioned attempt any 2 questions from this section. So exams में be careful, read the questions carefully before you do any kind of mistake. उसके बाद यहाँ पर question 4 में देखो, first question क्या है? With reference to the First World War, answer the following questions. तो पहला question क्या है? Name the 2 alliances formed in Europe during the First World War. So what were the 2 alliances? First one is Triple Alliance and second one is Triple Entente. So these are the 2 alliances. उसके बाद next question क्या है? Name the 2 countries which came under dictatorship after the First World War. And you need to name the dictators also. So after the First World War, there were 2 countries. First is Germany. Germany का कौन था dictator? Adolf Hitler. I am writing AH. That means Adolf Hitler. And the second one was Italy. And Italy का कौन था dictator? Benito Mussolini. So Benito Mussolini. उसके बाद next one. Next question is dictators भी मैंने तुम्हें बता दिया और 2 countries भी मैंने तुम्हें बता दिया, Germany and Italy, and dictators were Adolf Hitler and Benito Mussolini. Next one is explain the Sarajevo crisis. So Sarajevo crisis, what is this? This was the immediate cause, right? Immediate cause of the First World War. And Sarajevo crisis you need to explain. So you can write Archduke Franz Ferdinand of Austria and his wife Sophie were shot to death by a Bosnian Serb student nationalist on 20th of June 1914. And this led to the outbreak of the First World War. And this was also the immediate cause of the First World War. Simple. उसके बाद next question number 4. Mention any 3 ways in which the Treaty of Versailles or Versailles benefited France. So 3 ways लिखना है. First is Danzig became a free city. Second is demilitarization and a 15-year occupation of the Rhineland. And the third one you can write the return of Alsace and Lorraine to France. So these are the 3 ways in which Treaty of Versailles benefited France.
मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 5. नाउ ये तुम्हारा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी है, यहाँ पर तुम क्लियरली देख सकते हो. दिस is a picture given to you, and based on this picture you need to write this is UNO, right? This is United Nations Organization. So इसके basis पे definitely first question होगा which, or okay, so first question is which organization does this emblem represent? It represents the UNO, that is United Nations Organization. Second one, mention any two objectives of this organization. So what are the two objectives of UNO? To maintain international peace and security, to recognize the fundamental rights of all the people of all the countries. So you can write any two objectives. You can follow your book for the answers. Third one, and don't worry, इसके साथ साथ अगर तुम चाहते हो कि मैं पूरा ये जो सॉल्व्ड है इसका आंसर अगर तुम PDF फॉर्मेट में डेफिनेटली जो PDF फॉर्मेट में मेरे पास जो आंसर्स है, इफ़ यू वांट द आंसर्स डेफिनेटली आई कैन प्रोवाइड यू इन द टेलीग्राम ग्रुप. सो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप. लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आफ्टर दिस वीडियो, आफ्टर अपलोडिंग दिस वीडियो, आई विल बी पोस्टिंग द PDF in the telegram. So make sure you are there in the telegram group. So यहाँ पर two objectives मैंने तुम्हें बता दिया. Next question is mention any three functions of the General Assembly. So General Assembly का three functions. First one you can write to promote political, social and economic cooperation. Second one you can write to consider and approve the budget of the UN. And third you can write to elect the judges of the International Court of Justice, that is ICJ. So these three functions you can write, or you can write some other functions also. You can refer your book. Now fourth question is, what is the composition of the Security Council? So Security Council का composition क्या है? It basically comprises of the 15 members, where 5 members are permanent members and 10 members they are non-permanent members, which are elected directly by the General Assembly by 2/3 of its majority for a period of how many years? 2 years. So keep this thing in mind. Basically composition में तुम्हें ये लिखना है कि 15 members, it comprises of 15 members, where 10 are the non-permanent members and 5 are the permanent members of the Security Council. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है? नंबर 1 क्या है? गिव द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ एंड यूनेस्को. सो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनिसेफ इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. वेराज यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. दिस आर द फुल फॉर्म्स. सो फुल फॉर्म्स हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट इज मेंशन टू फंक्शंस ऑफ द WHO. WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका 2 फंक्शंस क्या है? यू कैन राइट एनी 2 फंक्शंस. यू कैन रेफर टू योर बुक. एंड इफ आई टेल यू, सो यहाँ पर तुम फर्स्ट में लिख सकते हो मॉनिटरिंग द हेल्थ सिचुएशन एंड एड्रेसिंग हेल्थ ट्रेंड्स. सेकेंड, यू कैन राइट टू एक्ट एज directing and coordinating authority on the international health work. Third one, what is meant by the term non-alignment? What is non-alignment? Non-alignment is a policy of not joining either of the two power blocks and having their own foreign policy without the interference of the superpowers. This is the meaning of non-alignment. उसके बाद name any 2 founders of the NAM, that is non-aligned movement. So 2 founders क्या है? One is Jawaharlal Nehru, who is from India, and second you can write Sukarno, he is from Indonesia. Sukarno, 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 he is from Indonesia. उसके बाद last question, last but not the least, mention any 3 objectives of the NAM. 3 objectives क्या है? First is maintenance of international peace and security. Second one, you can write enforcement of the human rights. Third, you can write helping the United Nations. So these 3 points, these 3 objectives you can mention. Otherwise answers के लिए तुम बुक भी फॉलो कर सकते हो. इस बार का क्वेश्चन सिंपल है. अच्छे तरीके से जो भी तुम्हारा लेटेस्ट सिलेबस के अंदर है तुम प्रिपरेशन तुम्हें करना पड़ेगा. एंड मैंने सिलेबस के ऊपर डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि कौन सा टॉपिक्स इंक्लूडेड है, कौन कौन सा टॉपिक्स रिमूव हो गया है. अगर तुमने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. The syllabus of your history civics for semester 2. Definitely you can watch that video. प्लस इसके साथ साथ में इस वीडियो के बाद यहाँ पर तुम्हारा सॉल्यूशंस तुम देख सकते हो, हैंड रिटन सॉल्यूशंस. तो ये वाला जो सॉल्यूशन है इसका PDF मैं तुम्हें टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी. डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट्स है, definitely you can ask me in the comment section below. All the best for your preparations for your semester 2 board exams. Thank you.